वेलकम टू डे 2। तो आज हम दोबारा समंदर में उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर हमने संकल्प अपनी फेंके थे और उन्हें बाहर निकालेंगे। फजर की नमाज के बाद हम नवीर के घर के करीब एक होटल में गए और सुबह का नाश्ता किया। यहाँ आके वो एक दूसरे से हाल अहवाल करते हैं और अपने दिन के लिए सप्लाईज भी लेते हैं। नवीद और क्रू ने अपनी सप्लाईज ली और हम निकल कर अपने बोट की तरफ गए। नवीद का बोट डोरिया वाली गुजरगाह पे था। यहाँ पर मैंने काफ़ी मछेरे देखे जो आ जा रहे थे। जो रात को गए हुए थे वो वापस आ रहे थे और जो दिन को जाने वाले थे वो निकल रहे थे। ग्वादर के समंदर में दिन के 24 घंटे गहमा गहमी होती है। यहाँ का समंदर काफ़ी रिच होता है निस्बतन ईरान और गल्फ कंट्रीज़ के, क्योंकि यहाँ पर ओपन सी होता है। अगर आप साउथ की तरफ सीधा चले जाएं तो कोई मुल्क नहीं आता और हम सीधे अंटार्कटिका पहुंच जाएंगे। और अगर आप गल्फ कंट्रीज़ के समंदर को देखें तो वो एक गली की तरह है। हमारा समंदर ओपन सी होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी मछलियाँ आती हैं। अभी का जो मौसम गर्मी और सर्दी का बीच का है, इस मौसम में मछलियाँ बहुत कम होती हैं। गर्मी के सीज़न में समंदर में अच्छी तादाद में मछलियाँ होती हैं। वो हमारा झंडा नज़र आ रहा है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। सर बाल पकनी अरे चल्ली वो आपको बोला है बिस्मिल्लाह का अन्य लोग जानते हैं। अच्छा समंदर में वक्त वक्त में हवाएं चलने की वजह से वो अपने लहरों की सिमत बदलती रहती है।
कल जब हमने अपने हुक्स पानी में डाले थे तो उस वक्त समंदर ईस्ट नॉर्थ की तरफ बह रहा और अभी साउथ ईस्ट की तरफ लहरें ट्रैवल कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे संकल निकालने में बहुत मुश्किल आ रही है। संकल निकालने के लिए एक सिंक्रोनाइज तरीके से चलना पड़ता है। नवीद संकल को बाहर निकाल रहा है, अब्बास नवीद के पीछे खड़ा है और मछलियां, करनान और फ्लोट को इन संकल से जुदा कर रहा था और हर चीज़ को इसकी जगह पे रख रहा था। इन दोनों के पीछे सोहेल गुलाम नबी थे, उस संकल को बास्केट में तरतीब से रख रहे थे और आखिर में सोहेल हसन थे जो बोट को स्लो स्पीड पे आगे ले जा रहे थे। हमारे संकल निकालने में बहुत मुश्किल आ रही है, ये बहुत ही टाइट हो गए हैं। तो नाखुदा नवीद ने ये डिसीजन लिया कि इन्हें एंड पॉइंट की तरफ जाना चाहिए और वहाँ से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम यहाँ से निकल गए। समंदर में नाखुदा या कैप्टन सारे डिसीजंस लेता है और बाकी क्रू सिर्फ मशवरा दे सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन कैप्टन का ही होता है। ये हमारा एंड का फ्लोट है। ये फ्लोट निकालने के बाद नवीद ने संकल निकालना शुरू किया। ये मुड़ता यहाँ पर भी संकल टाइट थे, लेकिन थोड़ा कम। यहाँ संकल आपस में उलझे हुए थे। हम यहाँ पे मछलियाँ निकाल रहे थे, लेकिन काफ़ी हुक्स निकालने के बाद एक एक मछली निकल रही थी। ये जो मछलियाँ निकल रही हैं सारी कुंपू हैं, लेकिन इनमें कुछ येलोइश भी हैं और कुछ वाइटिश। येलोइश ये इसलिए होती हैं कि ये पानी के अंदर मर जाती हैं और इनकी जल पीला होने लगती है, और जो जिंदा और ताज़ी होती हैं वो वाइटिश होती हैं। और यहाँ का पानी साफ़ होने की वजह से ये कहीं फिट पानी के नीचे भी चमकती हैं। जाला नारो बस वाले हम यहाँ पे कुंपू का शिकार करने आए थे, लेकिन हमारे संकल ने कुंपू के अलावा और भी मछलियाँ पकड़ी थी, जैसा कि ये सोहेल इसे तंबा तूरा कह रहा था। ये बारकश है, ये अजीब व गरीब किस्म का था और इसे बिट्टन कहते हैं। गिरा के साथ में टोली के और ये मछली जो अब्बास अभी निकाल रहे हैं इसे कलू कहते हैं
ये बहुत ही खतरनाक होती है। आओ है पूरा आँख खोला पूरी। इसके दांत बहुत तेज होते हैं, ये काटती है। इसे सब ने एहतियात से निकाला और निकालते ही उसने काटना शुरू किया। यहाँ ये अभी बोट को काट रहा है और जब इसे अंदर डाला तो उसने बाकी मछलियों को काटना शुरू किया। और इस खतरनाक मछली के बाद हमने बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मछली पकड़ी। नवीद इसका नाम गजी कबाब बता रहा था। जाहिर में वेडी तो नहीं मैं थोड़ा सा तेने शौक भी लगा था पकड़ने के जा भी रही ना। इसे बहुत ही प्यार से समंदर में उठाकर बोट पर लाया गया। जब इसे ऑक्शन हाउस में बाद में वज़न किया तो ये 10 किलो का था। नवीद कह रहा था कि ये मछली कई हफ्तों बाद उन्होंने पकड़ी है और इसको निकालने के बाद सारे क्रू का मूड ठीक हो गया और सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। ये लोग अल्लाह के भरोसे पे चलते हैं। इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि जब उप पानी से बाहर आएगा तो इसमें मछली होगी और अगर हुई तो अच्छी होगी या बुरी या फिर ख़तरनाक, जैसे कि वो कलू। इस काम में वो अपने रब के बहुत करीब होते हैं। शायद ये अपने दिलों में दुआएं कर रहे थे कि आज इन्हें अच्छा शिकार मिले और वो घर कुछ न कुछ लेकर जाएं। ये इनकी 2 दिन की मेहनत थी। नवीद कह रहा था कि जितना भी इन्हें मिले ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। नवीद इस बास्केट में मौजूद संकल बढ़ जाने की सूरत में इसे बांध रहा था और उसने कहा कि इसमें 5 हुक्स कम हैं। तो जब ये वापस इनमें गेम लगाएंगे तो इन हुक्स की जगह नए हुक लगा देंगे। और ये जो बास्केट होते हैं इनके ज़रिए इनको ये मालूम होता है कि इन्हें अगली दफ़ा कहाँ पे अपने हुक को फेंकना है। ये हिसाब लगाते हैं कि इस बास्केट से उन्होंने कितनी मछलियाँ पकड़ी और दूसरे बास्केट में कितनी, और कौन से बास्केट के हुक उन्होंने कब डाले थे, वो दूसरे नंबर पे था या तीसरे नंबर पे। हर बास्केट मार्क होती है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इनके हर चीज़ में मार्किंग होती है। अब हमारे सारे संकल निकल गए हैं और हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर में उन्होंने गजी कबाब के साथ तस्वीरें निकाली और फिर हम निकल गए। आपाची अवकाश बराबर है। वापसी में हमें नवीद के वालिद साहब मिले जो लॉबस्टर पकड़ रहे थे।
ये इनको ज़िंदा रखते हैं। माइक लाते करते क्या हो कहाँ से माइक ये अगर ज़िंदा हो तो इनका रेट अलग है और अगर मुर्दा हो तो इनका रेट अलग। ये 4000 रुपये किलो ऑक्शन हॉल में सेल हो रहा था। ऑक्शन हॉल में मौजूद ख़रीदार इसे ज़िंदा हालत में कराची ले जाते हैं और फिर कराची से ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाती है। ये 5 स्टार होटल में ज़िंदा रखी जाती है और अगर कोई ऑर्डर देता है तो फ्रेश इसे पकाया जाता है और वो डिश पता नहीं कितने डॉलर की होती है। और इसको पकड़ने वाले नवीद और उनके वाले साहब जैसे मचेरे होते हैं। अभी नवीद और सोहेल आसन ऑक्शन हॉल में मछलियाँ बेचने चले गए। और अब्बास और सोहेल गुलाम नबी ने बोट को साफ़ करना शुरू किया। वैसे ये सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं। कल जब हम हुक्स को फेंकने गए थे तो जब राइट वाला साइड बोट का फारिग हुआ तो सोहेल ने इसे साफ़ करना शुरू किया और जब सारे हुक्स पानी में डाले तो सोहेल ने वहीं समंदर के अंदर उसी वक्त बोट को धो के साफ़ किया। और अभी ये दोनों बोट के हर हिस्से को साफ़ कर रहे हैं। जब मैं जाज़िब के साथ भी यहाँ आया था तो जाबिर ने भी पूरे बोट को यहीं साफ़ किया था। उसके बाद ही हम वापस कर निकले थे। बोट साफ़ करने के बाद मेरी सोहेल गुलाम नबी के साथ थोड़ी बातचीत हुई तो सोहेल ने कहा कि इसे हर किस्म की फ़िशिंग आती है और वो बचपन से फ़िशिंग कर रहा है। इसने कहा कि इसके वालिद ने इसे सब कुछ सिखाया है। जब वो छोटा था तो इसके वालिद इसे समंदर ले जाया करते थे और अब इस उम्र में वो एक नाखुदा की तरह एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि वो हर चीज़ में माहिर है। ये माहीगीर अपने हुनर को अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ। उसमें एक ड्रामा पेश किया गया, वो माहीगीरों के मुतल्लिक था। उसमें ये दिखाया गया कि माहीगीर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और उनको ताकीद की गई कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। शायद उस वक्त माहीगीर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन आज हर माहीगीर अपने बच्चों को स्कूल भेजता है और अपनी माहीगीरी भी सिखाता है। और नए नस्ल में ज़्यादातर माहीगीर तालीम याफ्ता हैं, लेकिन वो तालीम याफ्ता होने के बावजूद नौकरी न मिलने की वजह से माहीगीरी कर रहे हैं। इस सीपेक और ग्वादर की तरक्की में इन्हें दूर रखा गया तो ये शहर वैसे नहीं रहेगा जैसे आज है। इन मचेरों के बगैर दीमीज़र और पदीज़र सूना सूना लगता है। इन मचेरों के बगैर इस शहर की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी और फिर आप जितना भी मसनूई खूबसूरती इसमें डाल दें या इसमें ऐड कर दें, ग्वादर वो ग्वादर नहीं रहेगा। इसी के साथ ही खुदा हाफ़िज़।